हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। यहाँ से हम चैप्टर रिवीजन सेशन स्टार्ट किए हैं एंड इस चैप्टर रिवीजन के साथ साथ इसी चैप्टर की हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप चैप्टर रिवीजन के बाद इसी चैप्टर की अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के को डिस्कशन करते हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड ये दोनों मिला करके आने वाले इंट्रेंस की जो एग्जामिनेशंस है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पहला चैप्टर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस किया था। उसके बाद 11th के लिए ये काइनेमेटिक्स है, और काइनेमेटिक्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है, क्योंकि काइनेमेटिक्स की जो कंसेप्ट्स है वो लॉज ऑफ मोशन या आगे आने वाले चैप्टर में भी यूज होता है। तो ये काइनेमेटिक्स की जो कंसेप्ट्स की डिस्कशंस है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला टर्म है रेस्ट एंड मोशंस। तो हमने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है कि यहाँ पर एक टेबल पर एक बुक रखा हुआ है एंड टाइम के साथ अ, इसकी पोजीशन चेंज नहीं। So a body is at rest if its position is not changing relative to surrounding with respect to the time. एंड टाइम के रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव सराउंडिंग में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो दैट इज इन मोशंस। जैसे अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए हम इस एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर उसकी पोजीशन, एंड मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन 50 मीटर पर है। तो टाइम के साथ अगर ड्रॉ करें तो ये ऑलवेज 50 मीटर पर है, ये 50 मीटर पर है। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमने एरो को दिखाया है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें, मान लीजिए ये टाइम सपोज करिए आवर में ही, एंड ये पोजीशन सपोज करिए किलोमीटर में, एंड मान लीजिए कि स्टार्टिंग पोजीशंस 5 किलोमीटर पर। तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन। अब जैसे जैसे टाइम क्रॉस करेगा तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो जैसे अभी सपोज करिए कि आपका T0 में टाइम इज पोजीशन 5 किलोमीटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर हम 1 आवर लेंगे तो 1 आवर के बाद ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मूव कर जाएगा, तो आपका जो पोजीशन है वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर सपोज करिए कि 1 आवर है, तो 1 आवर पर इस पोजीशंस, ये पहले से 5 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर दिखाएगा। एंड उसी तरह से अगर 2 आवर लेंगे तो इसकी पोजीशंस 15 किलोमीटर पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट में है, ये मोशन। अब आ, अगर देखें तो मोशंस, हमारा वन डायमेंशनल मोशंस भी होता है जिसमें आपका सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज होती है। रेक्टेंगुलर मोशंस या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या ड्यूरिंग मोशन अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज द वन डायमेंशनल मोशंस। उसी तरह से टू डायमेंशनल मोशंस होंगे। हमारे सिलेबस में टू डायमेंशनल मोशंस भी हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशंस या सर्कुलर मोशंस। टू डायमेंशनल मोशंस का एग्जांपल होगा। तो अभी वन डायमेंशनल मोशंस को हमें ज़्यादा इस चैप्टर में स्टार्ट में करना है। एंड यहाँ पर एक टर्म है कि रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। तो इसको समझने के लिए कि आप सपोज करिए ये व्हीकल है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, एंड सपोज करिए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड यहाँ पर एक पर्सन्स की इमेजिनेशन करिए, ए जो कि रेस्ट में है, एंड यहाँ पर एक दूसरी पर्सन्स है, लेट दूसरी पर्सन है बी, जो कि इसके साथ मूव कर रहा है। तो इस टर्म को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना चाहिए, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम ये
region of observations रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंडिकेट करता है एंड रेफरेंस फ्रेम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपकी चैप्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा जैसे आप लॉज ऑफ मोशंस में अगर आएंगे तो फिर रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पर हम लोग स्यूडो फोर्स की डिस्कशन करते हैं तो रेफरेंस फ्रेम को आप रीजन ऑफ ऑब्जर्वेशन या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं जिसके बेसिस पर किसी मूविंग बॉडी के पोजीशंस को आप लोकेट करते हैं तो अगर हम देखें एंड सपोज करिए कि इस ब्लॉक में व्हीकल के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशंस नहीं है तो ए के लिए इस ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी ए के लिए 50 मीटर पर सेकेंड होगी जितना उसकी एक्चुअल है 20 मीटर पर सेकेंड जो एक्चुअल उसकी वेलोसिटी है एंड बी के लिए ब्लॉक की वेलोसिटी बी के लिए ब्लॉक रेस्ट पर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के लिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है यानी कि ए के लिए ये ब्लॉक मोशंस में है लेकिन बी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ये ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो ये रिलेटिव टर्म समझा जा सकता है दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव बी के लिए ब्लॉक रेस्ट में है लेकिन ए के लिए वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड इस रेफरेंस फ्रेम की आने वाले चैप्टर्स में भी इसकी इम्पोर्टेंस है और आने वाले चैप्टर में भी इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने का मौका मिलेगा नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है पोजीशन वेक्टर तो पोजीशंस ऑफ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन स्पेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम अगर सपोज करिए कि एक बॉडी मोशंस में है तो स्पेस में पर्टिकुलर टाइम में उसकी पोजीशंस कहाँ पर है लोकेशंस कहाँ पर है दैट इज द पोजीशंस एंड अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करें तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में उस पोजीशंस को ज्वाइन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस बॉडी का वो पोजीशन वेक्टर होगा जैसे हम समझने के लिए ऐसा करें अगर जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एंड सपोज करिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जो कि मीटर पर है एंड यहाँ पर एक बी है जो कि मान लीजिए 4 मीटर पर है एंड सपोज करो कि एक सी सी पॉइंट है जो कि जिसकी कोऑर्डिनेट 3 और 4 है तो हम ए की पोजीशन वेक्टर को 2i कैप लिख सकते हैं हमने एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको ज्वाइन कर दिया तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए उसी तरह से इसका देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आज हो जाएगा यानी कि एक्स बी को आप चाहे तो 4i कैप लिख सकते हैं एंड अगर हम सी को ज्वाइन करें तो सी के लिए पोजीशन वेक्टर अगर देखें तो आर सी लिख रहे हैं हम ये वाई बी है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द वाई बी है एंड आर सी अगर देखें तो ऐसा हम लिख सकते हैं 3i कैप एंड प्लस 4j कैप तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमने क्या किया है जैसे बॉडी मान लीजिए ये मोशन में है और किसी पर्टिकुलर टाइम में वो यहाँ पर है तो उस मोमेंट में हम फिक्स पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दिए हैं तो दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर एंड उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं उसी तरह से हमने ए के लिए लिख दिया है बी के लिए लिख दिया है तो पोजीशन वेक्टर्स अगर ये मोशंस में होगा जैसे मान लीजिए कि ये अगर मोशन में है जैसे मान लीजिए कि अभी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है R1 ए पर है और ये इस लाइन में मूव कर रहा है पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा ये आर बी हो जाएगा एंड ये बी है तो उस केसेस में डिस्प्लेसमेंट को आप ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को तो पोजीशन वेक्टर्स मेरे ख्याल से क्लियर है पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया किसी मूविंग बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइम में जो लोकेशन है उसको फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो दैट वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर फिर देखें वन डायमेंशनल मोशंस जैसे आप रेक्टेंगुलर और स्ट्रेट लाइन मोशंस
को आप वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग मोशंस अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज द वन डायमेंशनल मोशंस। जैसे अगर वो इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वापस भी आ रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशंस को इंडिकेट करेगा। जैसे अगर आप फ्री फॉल को देखें, अगर किसी बॉडी की फ्री फॉल को देखें तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन इंडिकेट कर रहा है। एंड स्टार्टिंग में हम वन डायमेंशनल मोशंस को डिस्कस करेंगे एंड टू डायमेंशनल मोशंस भी हमारे कोर्स में है, फिर फर्दर उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें अगर, तो ये सब टर्म वैसे नोन है, जस्ट फॉर्मेशंस के लिए हमने इसको कलेक्ट कर दिया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को कह रहा है कि दिस इज द एक्चुअल पाथ इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस कर्व पर मूव कर रहे हैं एंड दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पर जो एक्चुअल पाथ है, ये मान लीजिए आपका जो एक्चुअल पाथ है वो हमारे डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये अगर ज्वाइन कर दें, तो ये वाली पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस होगी एंड इस एक्चुअल पाथ की कोई डायरेक्शंस नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि डिस्टेंस जो है होल पाथ लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो ये सर्किल है एंड अगर हम ए पॉइंट से पॉइंट्स तक मूव करते हैं और ये अगर रेडियस आर है, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय 4 होगा। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो ए एंड बी के बीच के ज्वाइनिंग करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अगर आर है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इस वैल्यू √2r आ जाएगा, एंड इसकी डायरेक्शंस जो है ए टू बी होगी। लेकिन ये जो 2 पाई r/4 है, दैट इज द πr/2 लिख सकते हैं इसको, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं। दिस इज द मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी आर्क लेंथ, एंड ए से बी को ज्वाइन करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, जो इस एग्जांपल में √2r आ रहा है। प्लस अगर देखें कि आपका डिस्टेंस जो है इज नेवर निगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड आप बी तक जाते हैं, मान लीजिए कि ये 200 मीटर है, एंड फिर हम वापस इसी पोजीशंस में आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन आपका डिस्टेंस 400 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानते हैं, अगर हम यहाँ पर आ गए, मान लीजिए डी पोजीशन पर आ गए और ये 50 मीटर है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो 200 प्लस 200 प्लस 50, तो ये 450 हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -50 होगी। इसलिए ये कह रहा है कि कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस जो है अगर मूव ही नहीं किया तो जीरो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर मोशन में है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस ऑलवेज या तो ग्रेटर है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस भी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। प्लस इसमें एक पॉइंट और हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम ए से बी तक मूव करते हैं, एंड देखिए आपका इस पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट ए बी है, और इस पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट ए बी है। इसका मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिक होगा, वो सिंपल एक ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, तो
ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 5 मीटर होगी, लेकिन आपका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस पाथ से गए तो डिस्टेंस कुछ और होगा, अगर आप इस पाथ से गए हैं तो डिस्टेंस कुछ और होगा। इसका मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिक होगी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये टर्म काइनेमेटिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप स्पीड में देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। रेट से मेरा मतलब है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही। टाइम के साथ उसकी जिस रेट से या टाइम के साथ उसकी पोजीशंस का जिस रेट से चेंज कर रहा है, दैट इज द स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। यानी कि टाइम के साथ उसके डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रही है, दैट इज द वेलोसिटी। एंड अगर आप एवरेज स्पीड लिखते हैं, अगर आप एवरेज स्पीड लिखें, दैट इज टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। एंड अगर एवरेज वेलोसिटी लिखे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। जैसे अगर इसको ऐसे देखें, जैसे सपोज करिए कि हम ए से बी तक मूव करते हैं, या मान लीजिए कि आप टाउन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से मूव करते हैं, तो आपका अलग अलग पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कहीं रेड लाइट है तो वहाँ रुके हुए हैं, या फ्री है तो फास्ट मूव कर रहे हैं। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हमारा स्पीड कितना है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ हम ए से फाइनली बी पॉइंट्स के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, सिर्फ उसको देखते हैं। अगर कहीं रुके हुए हैं तो उस टाइम को भी काउंट करते हैं। एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन एवरेज निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वेलोसिटी ज़्यादा थी या कम थी, उससे हम उसको काउंट नहीं करते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम ये देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है और उसको कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा है। एंड अगर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देखें, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अगर देखें तो हम जैसे अगर हम एक्स डायरेक्शंस में हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसको डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। एंड वाई डायरेक्शंस में है तो डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, या अगर एक्स एंड वाई दोनों है तो इसको डी आर बाई डी टी से डिनोट कर सकते हैं। एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए या एवरेज स्पीड के लिए हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह का फार्मूला लगाएंगे। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डी डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, और वेलोसिटी की बात करेंगे तो डी हमारा डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
एन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, दैट इज डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। एंड इस कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ एक दो प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि a swimmer swims one side to the other side of the pool at uniform speed of v1 and returns back to initial position with a uniform speed of v2, average velocity and average speed of the total swimming। ये हमें बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज करिए कि ये स्विमिंग पूल है, तो वो एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड उसी पॉइंट पर वो रिटर्न हो रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस पूरे जर्नी की टोटल एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो हम जहाँ से चले थे उसी पॉइंट पर रिटर्न हो रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। का मतलब आपका जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। अब क्वेश्चंस में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने तरफ से इसको एज्यूम कर लो कि ये डी डिस्टेंस है एंड वो गया है v1 स्पीड से। तो जो जाने का टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन v1 एंड जो आने का टाइम होगा वो होगा डी अपॉन v2। तो एवरेज स्पीड अगर देखें, एवरेज, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एंड टोटल टाइम, इस दोनों को सम कर देंगे तो दैट विल बी द टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम डी कॉमन ले लें तो दिस इज वन अपॉन डी वन एंड प्लस वन अपॉन टू। तो डी एंड डी को कैंसिल कर दें तो ये कितना आ गया, टू वी वन टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। तो इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सही एग्जाम्पल लिया गया है कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो v1 स्पीड से एंड आते हैं v2 स्पीड से। तो अगर सपोज करिए कि अगर ये फार्मूले के तरफ तौर पर ले लें, अगर वो 20 मीटर से गया है और 30 मीटर से आया है तो यहाँ पर 220 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 ऐसा करके भी निकाल सकते थे एवरेज स्पीड। तो ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया और इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा देखें अगर, तो a bus traveling on a straight road travels at 20 meter per second in first half time and 30 meter per second in the next half time। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी पूछ रहा है। देखिए हमने दोनों दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हम जो जो जैसे इसमें डिस्टेंस नहीं था, हमें डिस्टेंस की नीच था तो हमने एज्यूम कर लिया कि ले डी है। उसी तरह से ये कह रहा है कि वो फर्स्ट हाफ टाइम में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से एंड नेक्स्ट हाफ टाइम में वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, तो हमें एजम्पशंस इस तरह से करना है ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इजी हो। तो हमने मान लीजिए कि हमारा टोटल टाइम मान लेट 2t है, जो टोटल टाइम टी भी मान सकते थे तो फर्स्ट हाफ टाइम t/2 होता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हाफ टाइम t होगा, इसीलिए बेटर है कि आप 2t एज्यूम करो। तो अब अगर देखेंगे तो t टाइम में उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड एंड आप वेलोसिटी इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला से देखें तो जो d1 है दैट विल बी इक्वल टू 20t। यहाँ से वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा और नेक्स्ट t टाइम में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो d2 देखेंगे तो d2 का वैल्यू 30t आ जाएगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस d1 एंड प्लस d2 आ गया, यानी दैट इज 50t एंड अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हमारा 2t है।
तो ये हमारा 50t एंड डिवाइडेड बाय 2t, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चंस के सिर्फ सॉल्यूशंस को फॉलो नहीं करना है, हमें इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो देखना है। तो कंसेप्ट इन्वॉल्व के लिए हमने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है। अगर आपको टाइम या डिस्टेंस नहीं गिवन है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल है जो कि आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। A body traveling along a straight line covered 1/3 of total distance with speed 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए कि कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस उसने कवर किया 4 मीटर पर सेकेंड से। The remaining distance was covered with a speed of 1 meter per second for the half the time, and with a speed 3 meter per second for the other half of the time, average velocity of the whole journey। अब देखिए होता क्या है, जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अब ये फंडामेंटली तो यही है, लेकिन वो क्वेश्चंस को इस तरह से ब्रेक करके बनाएगा ताकि आपको सोचने पर मजबूर करे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट लाइन देखो, ये कह रहा है कि ए बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए कि हमने टोटल, मान लीजिए कि हम ए से बी तक टोटल डिस्टेंस को हम अपने कन्वीनियंटली 3x मान लिए और टोटल डिस्टेंस, तो इसका 1/3 डिस्टेंस x हो जाएगा। अगर हम x मानते टोटल डिस्टेंस तो 1/3 डिस्टेंस x/3 होता। तो यहाँ पर हमारा 1/3 डिस्टेंस x है। अब इस डिस्टेंस को उसने कवर किया है 4 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है इस डिस्टेंस। अब तो हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि ए से ओ तक 1/3 डिस्टेंस हमने 4 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है। अब ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसने 2 हाफ टाइम में कवर किया है। द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ द टाइम एंड विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। तो आप क्या करेंगे, इसको, इस टाइम को सपोज करिए कि हम 2t0 मान लेते हैं एंड इस टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा t0 है और ये भी हमारा t0। अब इस t0 हाफ टाइम में उसने, उसकी मोशन है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर देखें तो O से C तक उसने ट्रैवल किया है 1 मीटर पर सेकेंड से t0 टाइम तक, एंड C से B तक कवर किया है 3 मीटर पर सेकेंड से t0 टाइम तक। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी हमें फाइंड करो। तो एक्चुअल में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम निकालना है। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x दिया हुआ है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आपका टोटल डिस्टेंस 3x आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो अगर देखें आ, देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको d1 बोल रहे हैं और इस वाली डिस्टेंस को अगर हम d2 बोल रहे हैं, तो d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप फिर से फार्मूला ये लगाओगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। इसका मतलब d1 की वैल्यू कितनी हो गई, t0, t0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये t0 ही रह गया। एंड d2 की वैल्यू कितनी हो गई, tt0, 3t0 हो गया। और टोटल डिस्टेंस x है, तो ये टोटल जो है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 2x होगा। इसका मतलब d1 प्लस d2 का जो सम होगा वो 2x के बराबर होगा। एंड d1 आपका t0 है, ये 3 है, तो ये इसका मतलब 4t0 इसकल टू कितना हो गया, 2x।
तो इसका मतलब 2t0 का वैल्यू कितना हो गया, x। ये 2t0 का वैल्यू हो गया। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्टेंस यानी कि 3x लिखेंगे एंड टोटल टाइम। तो ये वाला टाइम तो 2t0 है, और यहाँ पर टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2t0 होगा, और टू टी नोट का वैल्यू x हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो ये हमारा x आ गया। तो ये कितना हो गया फिर, यहाँ से देखेंगे तो 4x एंड प्लस 5x, 4x एंड प्लस x 5x हो जाएगा, और 4 ऊपर चला गया, तो ये 12x एंड डिवाइडेड बाय 5x। तो x और x कैंसिल हो गया, यानी कि ये 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। आप फिर से देखने की कोशिश करो, देखिए कंसेप्ट वही है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पहला सेंटेंस वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ डिस्टेंस इज कवरिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, तो 1/3 डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड से कवर किया। अब जो रेस्ट 2x डिस्टेंस है उसको वो 2 हाफ टाइम में कवर किया है। फर्स्ट हाफ टाइम में 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ टाइम में 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया, इसका भी डिस्टेंस निकाल लिया, दैट टोटल डिस्टेंस इज 2x। तो हमने क्या किया है, ये वाली जो टाइम है उसको पोजिशन के फॉर्म में ले आया, ताकि जब आप रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बेसिस पर निकल जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की इंटरेक्शंस, कैसे क्वेश्चंस को इंटरेक्ट करेंगे, वो वाले सिस्टम को जो है ना इम्प्रूव करना है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21/22 मीटर with the constant speed of 1 meter per second, with constant speed of 1 meter per second, find average velocity in 2 seconds। एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स का मतलब हो गया, टाइम 2 सेकंड ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब 2 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो अगर देखें हम इसकी रेडियस हमें नोन है, और मान लीजिए कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ से स्टार्ट किया है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो 2 सेकंड्स में तो वो 2 मीटर कवर करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड से अगर करें तो वो 2 मीटर कवर करेगा। कांस्टेंट स्पीड है तो आपका 2 मीटर, 2 मीटर तो श्योरली कवर करेगा। अब 2 मीटर्स के लिए एंगल कितना होगा, एक काम करो, सबसे पहले क्या करिए कि आपका जो है टाइम पीरियड निकाल लो। तो एक बार अगर वो पूरा चक्कर लगाएगा तो आपकी डिस्टेंस होगी 2πr। एंड सपोज करिए कि टाइम पीरियड टी है, यानी कि 1 चक्कर लगाने का, एक बार पूरी ऑसिलेट करने का टाइम टी है। तो जो टी होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी वी, वी जो है वो आपका डिस्टेंस अपन टाइम, तो से जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, टी इजकल टू 2, हम यहाँ पर 21/7 लिख रहे हैं, एंड आर हमारा कितना है 22/7 ना, ये हमारा 22/7 है, और ये है 21/22। तो ये 22 कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 6 सेकंड आ गया, तो आपका टाइम पीरियड 6 सेकंड आ गया। यानी कि 6 सेकंड्स में वो एक बार चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब 2 सेकंड्स में वो 1/3 ऑसिलेशंस करेगा। फिर से देखिए कि गिवन डेटा के बेसिस पर हमने 1 ऑसिलेशंस का टाइम निकाल लिया, दैट इज द 6 सेकंड्स, और हमें पूछा गया है 2 सेकंड्स में। तो 2 सेकंड्स में 6 सेकंड्स में वो 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, तो 2 सेकंड्स में श्योरली 120 डिग्री एंगल कवर करेगा। इसका मतलब उसकी 2 सेकंड्स के बाद जो पोजीशंस है वो उसका, अगर वो यहाँ पर है
तो ये 2 सेकेंड्स में वो ए से बी तक आ गया है और ये आपका 120 डिग्री एंगल हो गया, तो 120 डिग्री एंगल। एंड हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो। अगर ये x है, ये r है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन r लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x का वैल्यू √3/2 r हो गया। एंड टोटल डिस्टेंस जो ए बी का होगा वो 2x होगा। तो दैट इज 2x, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू √3r। एंड r की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो ए बी अब डिस्प्लेसमेंट निकल गया, हमें ए बी डिस्प्लेसमेंट निकल गया है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। तो ए बी अपॉन टाइम हमारा 2 सेकेंड्स है, तो दैट विल बी इक्वल टू √3/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू देखिए 21/22 है। तो यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो मैं इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ 21√3 एंड डिवाइडेड बाय 44 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप और जो हमने इलस्ट्रेशंस में एग्जांपल लिया है वो काफ़ी यूनिक है। अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें डिस्टेंस की इमेजिनेशन किया है, इसमें टाइम की इमेजिनेशन किया है। एंड दूसरे वाले में हमने मिक्स्ड कर दिया है कि 1/3 ये है, बाकी हाफ टाइम है। तो इस कंसेप्ट को आपको डेवलप करना है। सर्कुलर मोशंस का भी जो है ना, इस तरह की कंसेप्ट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं।